बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलें जी, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट वीक के चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक का टॉपिक है एक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का दूसरा नाम रिडॉक्स रिएक्शन भी है। एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फूड की ब्रेक डाउन होती है, ऑर्गेनिक फूड की ब्रेक डाउन होती है और एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। अब रिस्पायरेशन के अंदर हमने वर्ड इस्तेमाल किया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, और रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है या फिर एडिशन ऑफ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भी होती है, या फिर रिडक्शन के अंदर जो है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी टेक प्लेस होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों होते हैं रिस्पायरेशन के अंदर, और रिस्पायरेशन में ऑर्गेनिक फूड की ब्रेक डाउन होती है। ऑर्गेनिक फूड एक ऐसा फूड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होंगे, ब्रेक डाउन होगी और एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन की टाइप्स देखें तो बेसिकली जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक एरोबिक रिस्पायरेशन एंड द सेकंड वन इज़ एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बेसिक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है। एरोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसी रिस्पायरेशन होती है जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर होती है, यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन को होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। और एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो फूड हम खाते हैं उसकी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होती है, जिसके रिजल्ट में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होती फूड की, जिसकी वजह से हमें एनर्जी भी कम मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन को देखें तो एरोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिक फूड की कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन में जो है वो C6H12O6 इट इज़ एन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसकी ब्रेक डाउन होगी और एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा? बाय प्रोडक्ट जो आपने ऊपर भी देखा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन होगी, उसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा? 36 ATP। अब इनको देखें तो इक्वेशन में रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। तो मूव करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तरफ। रिएक्टेंट्स देखें तो रिएक्टेंट जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और उसके साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन है। और प्रोडक्ट्स में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, उसके साथ जो है वो वाटर प्रोडक्ट है और उसके साथ जो है वो ATP। और नंबर ऑफ़ ATP जो है वो मोस्टली 38 होते हैं या 36 जो है वो ATP प्रोड्यूस्ड होते हैं। ATP बोलते हैं एनर्जी को, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है। हमने जो है वो इक्वेशन में देखा था कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में ATP प्रोड्यूस्ड होती है। तो ATP के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ATP एक्चुअली है क्या। तो ATP की अगर एब्रीवेशन देखें तो ATP इट इज़ एन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ATP जो है वो इसमें एक एडिनोसिन होता है और इसके साथ साथ जो है वो ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट मौजूद होते हैं। एडिनोसिन क्या है? एडिनोसिन जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एडेनिन एक बेस होती है और बेस के साथ जो है वो हमारा पेंटोस शुगर वाला ग्रुप जो है वो अटैच्ड होता है, यानी कि नाइट्रोजीनियस बेस जब कंबाइन होती है पेंटोस शुगर के साथ, या पेंटोस शुगर के अनदर नेम अल्टरनेटिव नेम जो है वो राइबोस शुगर भी है, यानी कि 5 कार्बन शुगर, उसके साथ जब कंबाइन होती है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो मॉलिक्यूल बनाती है। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एनर्जी की फॉस्फेट जब ग्रुप जब टूटता है तो हमें जो है वो ATP एनर्जी जो है वो मिलती है और 7.3 kcal एनर्जी जो है वो हमें मिल रही होती है। रिस्पायरेशन को देखें तो सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो हर एक सेल के अंदर टेक प्लेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्यों हर एक सेल के अंदर होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से एनर्जी की प्रोडक्शन हर एक सेल के अंदर होगी। रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो हर एक सेल को जो है वो एनर्जी मिलेगी।
तो क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो इस वजह से रिस्पायरेशन जो है वो एवरी सेल के अंदर जो है वो टेक प्लेस हो रही होती है। स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ मूव करते हैं तो एरोबिक रिस्पायरेशन की बेसिकली जो है वो 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। स्टेप्स में देखें तो सबसे पहले जो है वो ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो है वो ग्लाइकोलिसिस को जो है वो मोस्टली ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ा जाता है। और इसके साथ साथ जो दूसरा स्टेप है दैट इज़ क्रेब्स साइकिल, एंड द थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट इज़ ETC। ओके, स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस से। दो ग्लाइकोलिसिस को देखें तो ग्लाइकोलिसिस वर्ड मीनिंग इसका देखते हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, ग्लाइको एंड लाइसिस। ग्लाइको मीन ग्लूकोज या ग्लाइकोजन भी कहते हैं, और लाइसिस मीन स्प्लिटिंग। अब ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन क्या होगी? ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन होगी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। हमने पीछे ग्लाइकोलिसिस की वर्ड मीनिंग देखा था, तो ग्लाइकोलिसिस का वर्ड मीनिंग क्या था? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, और हमें पता है कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं। ग्लूकोज के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 6 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन वाली ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, और एक पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन होते हैं। तो 2 पायरुवेट के अंदर कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन। अब ये जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये ऐसे ही नहीं हो जाते, इसमें डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व है, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो ब्रॉडली अगर हम ग्लाइकोलिसिस को देखें तो ये 2 फेजेस पे कंसिस्ट करते हैं, एक प्रीपरेटरी फेज़ है और एक ऑक्सीडेटिव फेज़ है। प्रीपरेटरी का फेज़ एक ऐसा फेज़ होता है जिसको इन्वेस्टमेंट फेज़ भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट फेज़ इस वजह से कहते हैं कि इसके अंदर 2 ATP जो है वो लगाई जाती हैं, 2 ATP जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जबकि ऑक्सीडेटिव फेज़ को पे ऑफ फेज़ भी बोलते हैं। क्यों इसको पे ऑफ फेज़ बोलते हैं? क्योंकि यहाँ ATP की प्रोडक्शन होती है, हमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो मिल रही होती है, और वो क्या मिलती है? ATP एनर्जी जो है वो हमें मिल रही होती है। तो प्रिपरेटरी फेज़ से स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेटरी फेज़ पहला फेज़ है, और पहले फेज़ के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज हमें पता है कि इसकी ब्रेक डाउन होगी और हमें 2 पायरुवेट तक पहुंचना है। तो प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर्स फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट होगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर भी कितने कार्बन होते हैं? 6 ही कार्बन होते हैं, और ये ग्लूकोज का एक आइसोमर है। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर, तो तब यहाँ जो है वो हम ATP प्रोवाइड करते हैं। ज़रा नज़र आ रहा है आपको कि पहले 6 फॉस्फेट थे, अब 6 का मतलब ये है कि कार्बन नंबर 6 के ऊपर फॉस्फेट है, ठीक है। और 1,6 बिसफॉस्फेट का मतलब ये है कि एक फॉस्फेट और ऐड हुआ है, और ये जो फॉस्फेट ऐड हुआ है ये कहाँ से आया है? ये हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये बैड से प्रोवाइड किया है, सेल के अंदर प्रोवाइड होगा, हम तो नहीं प्रोवाइड करेंगे। मतलब बेसिकली जो है वो आउटसाइड द एनवायरनमेंट से जो है इसको प्रोवाइड हो रहा होता है, और ये फॉस्फेट जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ जाके अटैच्ड हो जाएगा। इस वजह से इसको बोलते हैं फ्रक्टोज 1 मीन कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, और 6 का मतलब ये है कि कार्बन नंबर 6 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, और 2 फॉस्फेट हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? बिस। आप बिस भी लिख सकते हो, यहाँ आप जो है वो डाई भी लिख सकते हो। डाई का मतलब भी जो है वो 2 होता है। तो क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ जब हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, तो ग्लूकोज सिंपल था, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट नहीं था, लेकिन जब हमने बाहर से ATP दी तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के ऊपर जाके फॉस्फेट अटैच्ड हो गया। तो यहाँ भी हमने ATP प्रोवाइड की, और यहाँ भी हमने ATP प्रोवाइड की। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? प्रिपरेटरी फेज़ क्या था? ये एक इन्वेस्टमेंट फेज़ था, जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे थे। हम बाहर से जो है वो कोई भी हम कह सकते हैं कि हम बाहर से जो है वो ATP के मॉलिक्यूल इनको प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आपने देख लिया एनर्जी कैसे जो है वो बाहर से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होता है, जिसके अंदर 2 फॉस्फेट हैं, कार्बन नंबर 1 के ऊपर और कार्बन नंबर 6 के ऊपर, तो ये टूटता है। इसमें बेसिकली जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। आपके लेवल के नहीं है, मतलब आपकी बुक में जो है वो मेंशन नहीं है एंजाइम्स, इस वजह से मैंने जो है वो मेंशन नहीं किए, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूटेगा। टूटने के रिजल्ट में क्या होगा कि 2
मॉलिक्यूल्स बनेंगे और एक जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनेगा और दूसरा ग्लिसरल एल्डिहाइड बनेगा। दोनों के अंदर 3 कार्बन है। फ्रक्टोज के अंदर 6 कार्बन है, इसके अंदर भी 3 आ जाएंगे और इसके अंदर भी 3 कार्बन, तो बेसिकली कितने कार्बन हो जाएंगे? टोटल 6। अब क्या होता है कि ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ग्लिसरल एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और ग्लिसरल एल्डिहाइड के अंदर भी एबिलिटी होती है कि वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इस स्टेप के अंदर तभी मैंने जो है वो 2 एरोज लगाए हैं जो ये शो कर रहे हैं ये इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? GA3P यानी कि ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मैंने बता दिया कि ये जो नंबरिंग शो कर रहे हैं 1 है, 6 है, 3 है, ये कार्बन नंबर को शो कर रहे हैं कि कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या अटैच्ड है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ तक क्या हुआ कि यहाँ तक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक तो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट खुद बना था, ठीक है, इसकी फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट की ब्रेकडाउन से, और दूसरा जो मॉलिक्यूल ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का बनेगा वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की ब्रेकडाउन से बनेगा। तो आगे अब हम जितने भी स्टेप्स पढ़ेंगे वो सारे किसको लेके चलेंगे? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को तो लेके चलेंगे, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ओके जी, यहाँ से जो आपने पढ़ा कि ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल जो बने थे हमारे पास, उससे आगे जितने भी स्टेप्स होंगे वो किस में आएंगे? ऑक्सीडेटिव फेज़ में। और ऑक्सीडेटिव फेज़ का दूसरा नाम क्या है? पे ऑफ फेज़ है, यानी कि इसमें हमें ATP मिलेंगे। आपने पीछे देखा कि हमने 2 स्टेप्स में अपने ATP जो है वो पार्ट से प्रोवाइड किया था। अब जो ऑक्सीडेटिव फेज़ है इसमें हमें ATP मिलेंगे, ठीक है। ऑनवर्ड अगर हम ऑक्सीडेटिव फेज़ में देखें तो 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होंगे, यानी कि उनको हम लेके चलेंगे। ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा और यहाँ से जो है वो NADH2 की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। ये एरो इसको शो कर रहा है कि यहाँ NADH2 की प्रोडक्शन होगी और आपको पता है कि NADH2 क्या है? एक को एंजाइम है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। 3 यानी कि 1,3 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया, यानी कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो फॉस्फेट था वो रिलीज़ होगा और रिलीज़ होकर क्या बनाएगा? ATP। तो हमारे पास ATP जो है वो बन चुका है ऑक्सीडेटिव फेज़ में, इस वजह से इसको पे ऑफ फेज़ बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब 3 यानी कि कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट था और वो अब किसके ऊपर चला गया है? कार्बन नंबर 2 के ऊपर। तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर फॉस्फेट जो है वो चला गया है। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड के अंदर और इसको शॉर्टकट में जो है वो पेप भी कहते हैं, पेप। और फॉस्फो पायरोविक एसिड जो है वो जब ये वाला स्टेप होगा तो इसमें वाटर की प्रोडक्शन होगी। फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड या पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरोविक एसिड के अंदर और इस स्टेप में क्या होगा कि ATP की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि बेसिकली जो है वो ATPs बन रही हैं और 2 ATPs बन रही हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि ऑनवर्ड हम कितने मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। जब 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल एल्डिहाइड के लेके चलेंगे तो ये जो स्टेप्स हैं ये 2 दफ़ा रन होंगे, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं वो भी क्या हो जाएंगे? डबल, यानी कि NADH2 यहाँ भी 2, यहाँ 2 NADH2 बनेगी, यहाँ 2 ATP बनेगी और 2 ATP यहाँ बनेगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 4 ATPs बन गई, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए और 2 NADH2 की फॉर्मेशन होगी। ओवरऑल अब हम देखते हैं कि एनर्जी की प्रोडक्शन कैसे होती है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। तो बेसिकली आपने ऊपर देखा कि ATP मैंने आपको बता दिया कितने ATP बनेंगे। बेसिकली जो है वो 4 ATP आप ऊपर देख सकते हो, 2 यहाँ बनेंगे और 2 यहाँ, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के नीचे जाएंगे। तो बेसिक जो है वो कितने ATP बन जाएंगे? 4 ATP। और इन 4 ATP में से हमने 2 माइनस करने हैं। क्यों माइनस करने हैं? कि क्योंकि 2 ATP इन्वेस्टमेंट फेज़ के अंदर यूटिलाइज्ड हुए थे, ठीक है। तो नेट गेन कितना हो जाएगा ATP का? 2। NADH2 आप देखें तो इस फेज़ में मैंने आपको बताया था कि NADH2 कितने बने हैं? 2 NADH2 बने। एक NADH2 को देखें तो वो एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, 3 ATP की प्रोडक्शन कर सकता है। 2 NADH2 बने हैं तो हमारे पास कितनी ATP बन जाएंगे? 6 ATP। अगर NADH2 को भी आप साथ काउंट करें तो 6 ये हो गया और 2 ये, तो कितने हो जाएंगे? 8 ATP। लेकिन अगर हम NADH2 को एंजाइम्स की एनर्जी प्रोडक्शन को निकाल दें तो सिर्फ ATP की प्रोडक्शन ग्लाइकोलिसिस में कितनी होगी? सिर्फ। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। चलिए, जब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।